नमस्कार, मैं हूं गीता ठाकुर। आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स। महाराष्ट्र की राजनीति हो या फिर इंडिया गठबंधन में शामिल होने के बाद काम करने की अटकलें हो, एनसीपी ने खूब सुर्खियां बटोरी हैं। और फिलहाल शरद पवार और अजीत पवार की बात करें तो दोनों का आपसी तालमेल अभी भी बना हुआ है। ना ही किसी तरीके की कोई बड़ी बयानबाजी देखने को मिलती है और ना ही एक दूसरे के खिलाफ कोई सुर नजर आते हैं। बेशक अलग अलग राह अपना ली गई हो, लेकिन अभी भी खुलकर बयानबाजी से बचा जाता है। इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नेशन स्पीक्स के ग्रुप एडिटर रोहित खन्ना। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, जिस तरीके से अभी तक हम एनसीपी की बात करें तो शरद पवार हो, अजीत पवार हो, दोनों ही बड़े बयान देने से बच रहे हैं। किसी भी तरीके का कोई बड़ा बयान नहीं देखने को मिला है। ये किस ओर इशारा करता है? देखिए, बड़ा बयान नहीं देखने को आ रहा है। और अगर हम पूरी अब तक की पीछे घटना पे नज़र मारें तो जैसा शिवसेना में हुआ था, एकदम टूट-फूट हो गई और सब कुछ अलग-अलग हो गए। लेकिन एनसीपी में आप देखिए कि ये जो तूफ़ान आया है, ये कितना शांति भरा तूफ़ान है। आप इस तूफ़ान में कहीं भी कोई खलबली नहीं देख रहे हैं। 43 दिनों में 4 बार अजीत पवार और शरद पवार मिल चुके हैं। 14 जुलाई को डिप्टी सीएम बने थे अजीत पवार। और उसके बाद 14 जुलाई से पहले बने थे। 14 जुलाई को उनकी पहली फिर मुलाकात हुई शरद पवार से। फिर 16 जुलाई को मुलाकात हुई, फिर 17 जुलाई को हुई, फिर 12 अगस्त को जो मुलाकात हुई वो बड़ी मुलाकात थी। उसमें कहा जा रहा है कि बहुत सारी चीजें निकल के सामने आई। लेकिन फिर भी एक आप देखिए कि इतनी बड़ी बात है कि शरद पवार खुद कह रहे हैं कि अजीत पवार उनकी पार्टी के एक बड़े नेता हैं, सम्मानीय नेता हैं। और वो पार्टी से अलग नहीं है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही, ये बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति है कि जब आपकी ही पार्टी का एक धड़ा टूट के सरकार में शामिल है, एक धड़ा विपक्ष में है, तो फिर वो पार्टी के नेता कैसे हो गए? या तो आप साथ हैं या आप नहीं साथ हैं। अब ये इतनी, आप इसे कह सकते हैं, स्लिपरी ग्राउंड है राजनीति की, कि इस पे शायद ही कोई फिसले बचे, ये हो नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि शरद पवार चल रहे हैं, अजीत पवार चल रहे हैं, दोनों साथ में चल रहे हैं, लेकिन दोनों अलग अलग हैं अभी इस वक्त। उसके लिए सबसे बड़े 5 सवाल जो भी निकल के खड़े हुए हैं इस पूरी घटना के बाद, कि क्या अजीत पवार अपने चाचा को साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं? जैसे कि कहा जा रहा था, शिवसेना की तरफ से भी आवाज उठी, उद्धव ग्रुप के तरफ से, कि उनको मंत्री पद ऑफर किया गया, उनकी बेटी को मंत्री पद ऑफर किया गया। अब ये सवाल उठा है, क्या शरद पवार महाविकास अघाड़ी छोड़कर बीजेपी के साथ जाने वाले हैं? ये सवाल तो पहले दिन से उठ रहा है, क्योंकि दोनों का मुद्दा इलेक्शन कमीशन के पास है, फिर भी पार्टी का कोई फैसला नहीं हो रहा है, एक दूसरे के खिलाफ बयान नहीं है, एक दूसरे की तारीफ हो रही है। तो ये सवाल उठता है, बीजेपी के पास क्या ऑफर है कि शरद पवार उनकी बात माने? फिर वही बात की, ऑफर तो मंत्री पद का ही हो सकता है, आने वाले दिनों में इलेक्शन होने हैं, सीटों का हो सकता है। क्या अजीत पवार और शरद पवार के बीच कोई समझौता हुआ है? ये अब अंदर खाते आवाजें उठने लगी हैं, क्योंकि भले ही वो कहें कि हम तो पारिवारिक तौर पर मिल रहे हैं, पर आप एक राजनीतिज्ञ हैं, दो अलग अलग धड़ों से अब आते हैं, आप मिलेंगे तो बात दूर तक जाएगी जाएगी। और पांचवा सवाल, जैसे वो कहते ही हैं, क्या ये सिर्फ पारिवारिक मुलाकात है और इसके कोई राजनीतिक मायने नहीं है? ये भी एक बड़ा सवाल है, जो आमतौर पे जिसे एनसीपी शरद पवार ग्रुप जो है वो बिल्कुल सही मानता है कि ये राजनीतिक मायने नहीं निकाले जाने चाहिए। इन सवालों का जब जवाब ढूंढा जा रहा है, तो जो विशेषज्ञ हैं वो ये भी मानते हैं, राजनीति को समझने वाले, कि 50-60 साल से जो एक स्टैंड रहा है शरद पवार का बीजेपी के खिलाफ वाला, वो इस समय बीजेपी के साथ चले जाएं या 2024 का चुनाव मिलकर लड़े या स्टेट का चुनाव मिलकर लड़े, ऐसी अभी संभावना ना के बराबर नजर आती है। ऐसी कोई संभावना नहीं है। स्टेट देखिए, कितना 7-8 महीने का कार्यकाल बचा, अब अगर आप मंत्री बन भी गए तो क्या? और दूसरी बात जो सामने आती है, कि क्या इतनी शांति इसलिए भी चल रही है कि निशान बांटना है, पार्टी का नाम बांटना है, वो सारी चीजें बिना कलेश के, बिना किसी प्रॉब्लम से मिल बैठ के मामला निपट जाए? क्या ऐसा है? ऐसा भी चल रही है बात। और अभी जो एक बात सामने आ रही है, कि क्योंकि ये एक परिवार है और मिलके इकट्ठे बहुत सारी प्रॉपर्टीज बनाई हैं, बहुत सारे बिजनेस खड़े हुए हैं, जिसमें एक दूसरे के परिवार वाले पार्टनर हैं। उसमें शरद पवार के वाइफ भी हैं, उसमें अजीत पवार के वाइफ भी हैं, बेटे भी हैं, जो पार्टनर है बहुत सारी चीजों में। अब पार्टी भले ही अलग हो जाए, परिवार तो उस तरीके से नहीं दो फाड़ हो सकता। और बिजनेसेस भी इकट्ठे हैं। जब आपने काम अलग अलग करना है, राजनीतिक तौर पर बिजनेस इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है उस समय पर, क्योंकि फिर आप पे तो सारी उम्र यही इल्जाम लगते रहेंगे कि आप इकट्ठे हैं, आप मिल रहे हैं, उसकी बात उधर जा रही है उसकी। तो ये बड़ा मुश्किल हो गया है कि कैसे अब इस बिजनेस को और इन सब चीजों को एक साथ रखें, अलग अलग रखें।
तो ये गीता बहुत एक पेचीदा सवाल बन गया है और बहुत ही शालीनता से शरद पवार हमेशा ये कहते हैं हम परिवार के बड़े हैं, परिवार के बच्चे हैं, आपस में मिल सकते हैं, क्या दिक्कत है? लेकिन राजनीति में ऐसा नहीं चलता है। राजनीति में तो मिलने वाले राजनीतिक मायने ही निकालेंगे। गीता, अगर मैं मान लीजिए मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ, लेकिन आप मुझे गाए बगाए किसी ठेके पे खड़ा देख लें, तो आप तो यही कहेंगे कि ये तो भाई बोतल ही लेने आया और कोई काम नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने मुझे वहां देखा और उसका और कोई मतलब पहला नहीं निकलेगा प्रथम दृष्टया, इन फर्स्ट इंस्टेंस। जी। ऐसे ही जब आप दो अलग पार्टियों के नेता एक तरीके से हर रोज मिल रहे हैं और चुनाव भी नजदीक हो तो बातें तो निकल जाएंगी, ऐसे ही निकलेंगे और मुझे लगता है ये आगे ऐसे ही निकलते भी रहेंगे। जी। सर, खासकर तब जब ये दोनों ही नेता पहले एक ही पार्टी में हुआ करते थे और अभी ज्यादा समय नहीं हुआ कि दोनों अलग अलग हुए हों। मुझे लगता है कि ज्यादा चर्चाएं इसलिए बढ़ जाती हैं क्योंकि अगर ये शुरुआत से ही दो अलग पार्टी के नेता रहे होते, फिर मुलाकात होती, तो इसे पारिवारिक मुलाकात शायद करार दिया जा सकता था। लेकिन क्योंकि एक ही पार्टी में दोनों थे, फिर अलग हुए हैं, इसलिए मुलाकात हो रही है, तो मुझे लगता है कि ज्यादा चर्चा शुरू हुई है। चर्चा भी शुरू हुई है और विधायक भी जो हैं वो दुविधा में हैं, उनको नहीं पता लग रहा है हमारा नेता कौन है, हम किस ओर जाएं, हम क्या करें। और आप ये देखिए ना, शरद पवार भले ही बीजेपी विरोधी राजनीति करते हैं, लेकिन जब पीएम मोदी के साथ स्टेज शेयर करने का मौका आता है, वो भी ऐसे समय पर जब आपकी पार्टी दो फाड़ हुई हो, तब आप स्टेज शेयर भी करते हैं, उनकी पीठ भी थपथपाते हैं। तमाम लोगों के कहने के बावजूद आपका इंडिया गठबंधन पूरा कह रहा है प्लीज मत जाइए, प्लीज मत मिलिए, फिर भी आप मिलते हैं। तो अब इसके क्या मायने निकाले जाएं? तो इसके मायने ये हैं कि अभी सभी अपनी दोनों मुट्ठियां बंद रखना चाहते हैं। क्या कोई नेगोशिएशंस चल रही हैं, क्या कोई बातचीत चल रही है? जैसे कि एनसीपी के कुछ नेता भी मानते हैं कि बीजेपी के साथ मनाने के जाने के लिए लगातार उनको मनाया जा रहा है, वो हमारे बुजुर्ग नेता हैं, उनको साथ खड़े हो जाना चाहिए। और शरद पवार भी कहते हैं कि पार्टी एक है, पार्टी टूटी नहीं है। पर मैंने भारतीय राजनीति में आज तक ऐसा एग्जाम्पल नहीं देखा है जब पार्टी के दो धड़े एक पक्ष के साथ हो, एक विपक्ष के साथ हो और कहे कि हम इकट्ठे ही हैं। ये पहला शायद एक एग्जाम्पल होगा। और महाराष्ट्र में तो बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल पिछले कुछ सालों में बने हैं, लेकिन ये एक पहला एग्जाम्पल है जब पार्टी टूट गई है, चुनाव आयोग के पास मामला है, आधे कुछ विधायक इधर है, कुछ इधर है, कुछ का पता नहीं किधर है, लेकिन फिर भी सब कह रहे हैं कि एक है। तो ये मुझे लगता है एक बड़ी सेफ राजनीति है कि पक्ष में भी हम और विपक्ष में भी हम। ये तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल जो है वो हो गया राजनीति। जी। और सर, जिस तरीके से ये भी चर्चा है कि दोनों नहीं चाहते हैं कि पार्टी के सिंबल या नाम का बंटवारा हो, उसके साथ साथ आपने प्रॉपर्टी की बात की कि दोनों की जॉइंट या फिर पारिवारिक प्रॉपर्टी भी है जिसका बंटवारा नहीं चाहते। यानी दोनों ही तरीके से ना ही राजनीतिक तौर पर अलग होना चाहते हैं, नाम या सिंबल का बंटवारा, ना ही पारिवारिक तौर पर चाहते हैं कि कोई चेंजेस देखने को मिले। पारिवारिक तौर पर भी साथ रहना है और पार्टी के तौर पर भी साथ रहना है। जी, बहुत सारी कंपनी हैं, तकरीबन इतनी सारी कंपनियाँ हैं, अगर मैं उनमें से कुछ एक का नाम ले पाऊँ, जिसमें कि अजीत पवार की जो पत्नी हैं, वो डायरेक्टर हैं, जिसमें सुतारा एग्रो प्राइवेट लिमिटेड, बारामती हाईटेक, रेवती बिल्डकॉन, वीआई क्रिएशन, अजीत पवार के जो बेटे हैं जय अजीत पवार, वो बहुत सारी कंपनियों में एडिशनल डायरेक्टर और डायरेक्टर हैं, जिसमें कि कैपोविट्स, सुतारा, अल्फाटेक, तो ऐसी बहुत सारी हैं। और पार्थ जो हैं अजीत पवार के बेटे दूसरे जो हैं वो भी बहुत सारी कंपनियों में डायरेक्टर हैं। तो आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कंपनियाँ मिल जाएँगी जहाँ इकट्ठे मिलकर पारिवारिक तौर पे काम हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि अब क्योंकि रास्ते अलग-अलग हो गए हैं और बिज़नेस आपको इकट्ठे करना है, तो कैसे बात बनेंगी? कैसे चीज़ें आगे चलेंगी? क्योंकि पूरा परिवार एक है। तो क्या ऐसे में एक ऐसा फैसला लिया जा रहा है कि जिससे पार्टी भी ना टूटे, परिवार के बिज़नेसेस भी जो हैं वो खराब ना हो, एक रहें? क्या ऐसी कोई कवायद चल रही है? अब ये बातें उठने लगी हैं क्योंकि पिछले 50-60 दिन में जो भी हो रहा है, उसको लेके अब तरह-तरह की बातें हो रही हैं। और मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक है, वहीं पर सब कुछ ये चल रहा है। अब उस बैठक से पहले कोई बड़ा फैसला होता है, ये शरद पवार अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं, अभी स्वॉट एनालिसिस अजीत पवार भी कर रहे हैं। क्या हो रहा है अंदर ये कोई नहीं जानता। हम आप तो पत्रकार हैं, बहुत दूर से देख रहे हैं। तो पार्टी के विधायक हैं, शायद वो भी कन्फ्यूजन की स्थिति में होंगे कि भैया कौन हमारा नेता है, किसके साथ हमें जाना है, हम बीजेपी के साथ रहेंगे या वापस महागाड़ी में आ जाएंगे, क्या होगा? ये एक बड़ी कन्फ्यूजन की स्थिति है। जी। और सर, पूरे मुद्दे को कंक्लूड करना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? मैं पूरे मुद्दे को कंक्लूड यही करूंगा कि ये महाराष्ट्र की पिच पे जो हर रोज एक गेंद पड़ती है गूगली,
और वो घूम के किस ओर जाएगी ये कोई नहीं बता सकता, कोई राजनीतिज्ञ नहीं बता सकता। क्योंकि एक तरफ तो उसी पिच पर एक इंडिया गठबंधन का बड़ा इम्पोर्टेंट मीटिंग है, बड़ा इम्पोर्टेंट मैच होने वाला है। लेकिन उन मैच से पहले ही यही नहीं पता लग रहा है कि कौन सा खिलाड़ी किस टीम में है, कौन किसकी तरफ से गेंदबाजी कर रहा है, कौन कहाँ से बल्लेबाजी कर रहा है। बस ये बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति है और मुझे लगता है कि ये अभी चलती रहेगी, जी। ऐसे ही चलती रहेगी। आप मुंबई वाली बैठक का इंतजार करें क्योंकि उसके उसमें कौन-कौन से नेता पहुँचते हैं, क्या बातचीत होती है और जब बैठक होगी तो ये मुद्दा ज़रूर उठाया जाएगा। मुझे लगता है शिवसेना, ठाकरे ग्रुप, उद्धव ठाकरे ग्रुप और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और तमाम जो लोग हैं, वो इस चीज़ को उठाएँगे शरद पवार के साथ कि हम एक यूनाइटेड होके लड़ने तो जा रहे हैं, पर हमारी स्थिति अभी ऐसे है कि कन्फ्यूज़न है। तो आप इस क्लैरिटी को है जो थोड़ा-सा दूर करें, क्लैरिटी को लाएँ कि बताएँ कि आप किस तरफ हैं या ऐसा कब तक चलेगा या आप किसके साथ हैं। तो वो इम्पोर्टेंट मीटिंग जी, है। बहुत-बहुत शुक्रिया सर इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अभी कन्फ्यूजन बहुत है, कन्फ्यूजन को दूर होने में थोड़ा वक़्त लग सकता है और इंतज़ार हालाँकि अब कुछ दिन का बाकी है क्योंकि 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने वाली है नई बैठक गठबंधन इंडिया की होने वाली है मुंबई में और काफ़ी क्लैरिटी मिलने की एक उम्मीद जताई जा रही है। तमाम अपडेट्स के साथ नेशन स्पीक्स हाज़िर होता रहेगा। नेशन स्पीक्स के यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।